मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ में हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं, समय हो गया है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते आतंकी हमलों की। दरअसल जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों और नॉन कश्मीरियों पर आतंकी हमलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और यहां से धारा 370 और 35A के खात्मे से बौखलाए इस्लामिक जिहादी और आतंकवादी आए दिन अपने कुकृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। ये सच है कि यहां 370 के हटने के बाद से आतंकवादी घटनाओं में करीब 70% की कमी आई है, लेकिन स्थानीय लोगों में डर और खौफ पैदा करने के लिए कभी श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जाता है तो कभी गैर कश्मीरियों को गोलियों से भून दिया जाता है। और एक बार फिर से पाकिस्तान, जिसे हम आतंकिस्तान कहते हैं, उसके गोद में पल रहे आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक बस पर हमला कर दिया, जिसमें 10 हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और इसमें एक 2 साल का मासूम बच्चा भी था, जिसे इस्लामिक आतंकवादियों ने मौत की नींद सुला दिया। तीर्थयात्रियों की गाड़ियों पर हमले की यह पूरी प्लानिंग की गई थी और घात लगाकर इसे अंजाम भी दिया गया। इसके पहले मई 2022 में आपको याद होगा कि वैष्णो देवी जा रहे तीर्थयात्रियों की बस पर भी बम प्लांट कर दिया गया था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे और 24 लोग घायल हो गए थे। यानी कश्मीरियों और नॉन कश्मीरियों के बीच में दूरी बढ़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। विपक्ष भी इस पर ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीर्थयात्रियों की इस बस पर आतंकी हमले को लेकर सत्ता पर ही अटैक करते हुए कहा और आरोप लगाया कि कश्मीर में शांति का प्रचार पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। कुल मिलाकर जब से जम्मू कश्मीर से 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की कहानी खत्म हुई है, तब से लेकर और अब तक सरकार को लगातार बदनाम करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे आतंकियों के आका और उनका समर्थन करने वालों की ओर से अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि गाजा पर आंसू बहाने वाले रियासी पर शांत क्यों है? कौन है जो जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है? उधर मोदी की शपथ होती है और इधर आतंकी हमला हो जाता है, यानी कि आतंकी हमला हो गया। और सवाल यह है कि क्या आतंकवादियों ने मोदी और सरकार को बदनाम करने के लिए यह दिन चुना? और क्या अब भी जातियों में बटा हिंदू नहीं जागेगा? आज ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इधर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उधर आतंकी वैष्णो देवी के कटरा वाले रास्ते पर श्रद्धालुओं पर गोली बरसा रहे थे। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई, जिसमें श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की। गोलीबारी के दौरान बस खाई में जा गिरी। आतंकियों की इस कायराना हरकत में 13 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल इस मामले की जांच NIA की टीम कर रही है और रियासी इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि 4 जून को वोटों की गिनती के दौरान भी CISF की टीम ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया था। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे एक बस पर हमला कर दिया, जिसमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लगभग महीने भर पहले ही पहलगाम में भी एक टूरिस्ट बस पर आतंकियों ने हमला किया था। विपक्षी दल इन घटनाओं को लेकर सत्ता पक्ष पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच एक संगठन ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेते हुए गैर कश्मीरियों के लिए चेतावनी दी है। हालांकि कश्मीर में आतंकवाद की सक्रियता बढ़ने के बाद भी कैजुअल्टी घटी है। आतंकियों की नियुक्ति और हमले बढ़ते तो दिख रहे हैं, लेकिन कैजुअल्टी में काफी कमी आई है। सिक्योरिटी फोर्सेज और आम जनता दोनों के ही मारे जाने की घटनाएं कम हुई हैं। सिविलियंस की बात करें तो धारा 370 के दौरान 11 नागरिक आतंकी हमलों में मारे गए थे। वहीं पोस्ट आर्टिकल 370 इसमें 63% गिरावट आई है। पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों के हताहत होने में भी 13% की कमी आई है। इस घटना के बारे में सुनने के बाद
कि श्रद्धालुओं पर हमला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो हिंदू थे। ये भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर 9 जून को यह हमला हुआ क्योंकि इसी दिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बाद स्थिति का जायजा लिया और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए कहा। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो तीर्थयात्रियों पर हुए हमले में शामिल आतंकियों को बख्शेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो बिल्कुल यही आज हमारी चर्चा का विषय है और बिना समय गंवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराएंगे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी जी हैं, आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा हमारे साथ बाल मुकुंद जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इन सब के अलावा वीएचपी की ओर से भरत भूषण जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले मैं अभिजीत जी आपके पास आना चाहूँगा और सवाल सीधा सा मेरा आपसे ये है कि ये सच है जिसका जिक्र इसके पहले हम भी कर रहे थे कि 2019 में जब से धारा 370 और 35A का खात्मा हुआ है उसके बाद से परिस्थितियाँ जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल बदली हैं और 70% तक आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि जिस तरीके से नॉन कश्मीरियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किलिंग वहां पर हो रही है और तीर्थयात्रियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, बसों पर हमले किए जा रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको नहीं लगता है कि मोदी सरकार का तीसरा जो कार्यकाल है वो तो शुरू हो गया, लेकिन इस कार्यकाल की जो शुरुआत है वो अच्छी नहीं हुई है और जम्मू कश्मीर पर आप लोगों को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? अभिजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी। सबसे पहली बात तो कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूं जो ये घटना घटी है जी। और खासकर जिस तरह से ये अटैक किया गया और इंसान को जो यहाँ पर जो मासूम लोगों को अपनी जानों से हाथ दबाना पड़ा, उसमें एक छोटा सा मासूम बच्चा भी था जिसके अंदर, और अगर कहें तो सिर्फ निंदा ही एक शब्द ऐसा है, इससे हम और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जो आज उस परिवार पे जो बीत रही होगी वो परिवार ही जानता, और मैं उनका दुख दर्द समझ सकता हूँ कि किस तरह से जब उनके घर वालों की उनको खबर पहुंची होगी तो आज उन पे क्या आपदा आन पड़ी होगी। लेकिन हम ये भी भली भांति जानते हैं कि हमारा अब ये समझ लीजिए एक दुर्भाग्य है कि एक ऐसा नापाक मुल्क, किसी तरह से उसका नाम पाकिस्तान होना नहीं चाहिए, तो नापाकिस्तान है, एक ऐसा नापाक मुल्क आतंकिस्तान, हम उसको आतंकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान कहते हैं हम उसको। बिल्कुल सही, उसको जितने भी नामों से आप जैसे जिस तरह के भी आप नीच नामों से उसको कहो वो भी कम रहेगा उस मुल्क के लिए, क्योंकि एक ऐसा देश है जिसका काम ही सिर्फ ये कि किस तरह से हिंदुस्तान को जो है वो घाव पहुंचाया जाए, किस तरह से यहाँ पर। खासकर फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान की ये है कि जो यहाँ पर एक भारी बहुमत के साथ जो पिछले दिनों चुनाव हुए हैं और एक रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग हुई है, उसके सर पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो आका और यहाँ के उनके भाड़े के टट्टू जो यहाँ पर बैठे हैं, ये सबके साथ फ्रस्ट्रेट है। और उन्होंने जो कल का दिन स्पेसिफिकली चुना है वो इसलिए चुना गया है क्योंकि फिर से तीसरी बार पुनः जो मोदी सरकार आई है इसके कारण इनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। खैर, इनको तो इस चीज का सबक जरूर सिखाया जाएगा, लेकिन आज उन परिवारों के लिए तो अगर मेरे आंखों में आंसू भी आते हैं कि इन परिवारों के ऊपर जो बीती है। लेकिन ये एक ऐसा समय है कि जिसमें मुझे लगता है सियासत को परे छोड़कर आज सभी के सभी पार्टियों को एक साथ इकट्ठे होकर खड़े होना है उन मासूम लोगों के लिए भी जिन्होंने अपने प्राण गंवाए और उस पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन फिर अफसोस ये है कि आज जब मैं पहुंचा वापस दिल्ली से, जब मैं जम्मू वापस पहुंचा शपथ ग्रहण समारोह के बाद, तो आज मैंने आते ही जब चेक किया तो किसी पोजीशन के जितने हमारे यहाँ पर सो कॉल्ड नेता है इंक्लूडिंग कांग्रेस वाले, इनमें से किसी के भी ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान के लिए एक शब्द निकला। अब ये पाकिस्तान से इनको कौन सा प्यार है या क्या है, ये बड़े अफसोस की बात है कि जब अपने देश में बात आती है इनमें से कोई नहीं बोलता। और इन्हीं के आप देख लीजिए, इनके प्रवक्ता, इनके लोग कभी बोलते हैं पाकिस्तान से डरिए, कभी बोलते हैं पाकिस्तान से बातचीत करिए, कभी बोलते हैं पाकिस्तान के पास लोग, इस तरह से अपने ही देश के लोगों को डराते रहते हैं। जबकि पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया और हमें बड़ी तरह से पता है कि उड़ी और बालाकोट में जब हमने कर दिखाया था, जिसके बाद यही कांग्रेस अपने ही देश की आर्मी और एयरफोर्स से सबूत मांग रही थी। तो अफसोस की बात यही है, ये समय तो नहीं है समय सियासत करने का या कटाक्ष करने का, लेकिन दिक्कत की बात यही है कि ऐसी पार्टी जो जहां पर जो अपने देश के साथ ना खड़ा होकर अपने ही देश को डराने की कोशिश करे, तो आप समझ सकते हो कि हमें किस किस चीज से, एक तो बाहर के दुश्मन से लड़ना है, एक जो देश के भीतर बैठा दोनों के साथ लड़ना। तो स्थिति जो है वो इस समय हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए सबके सब 148 करोड़ लोगों को खड़े होकर इस पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी पुलिस फोर्स पूरी तरह से काम कर रही है, क्योंकि इलाका कुछ इस तरह से जंगल का इलाका है
और उसके बाद जो आगे पीछे के इलाके हैं, सब बॉर्डर पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, तो बीच में से कई ऐसी जगह हैं जहां से ये लोग पार आ जाते हैं। फिर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कभी ऐसा ना हो, लेकिन आज समय जो है वो यही है कि हम सबके सब लोग जो है सियासत को छोड़कर इस जी पाकिस्तान को जो है कंडेम करें। बिल्कुल, पाकिस्तान को कंडेम करें, उसको सबक सिखाने का काम करें, और ये होना भी चाहिए। लेकिन बाल मुकुंद जी, ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी ओर से बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी का जो प्रचार किया जा रहा था, वो प्रचार खोखला साबित हुआ है, वो प्रचार झूठा साबित हुआ है। यानी कि इस मसले को लेकर भी, जो कि एक बहुत गंभीर मसला है, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी यहां पर राजनीति करती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत बड़ा, आप देखिए ना कि कितना मतलब दुर्भाग्य की बात है। आप देखिए, हमारे श्रद्धालु जो बेचारे दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उनकी जान ले ली जाती है। एक 2 साल का मासूम बच्चा भी इसमें शामिल है, और उस पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए और हम इसमें सरकार के साथ हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है। भाई, कोई तो मौका छोड़िए ना आप राजनीति करने का। बाल मुकुंद जी, ये देखिए, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, उसने बहुत से लोगों की जिंदगी को हलील किया है, और दुख की इस घड़ी में हम उन परिवारों के साथ हैं और सरकार के साथ भी हैं। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कड़ा संदेश जाना चाहिए दुश्मन देश के पास, जो इस तरह की घटनाएं, बड़ी, जो लोग धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं घर से, अब जिनके परिवारजन नहीं रहे, उनकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, वो बात मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात में और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात में तो बहुत अंतर है। और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर राष्ट्रीय आप देखें ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पार्टी का कोई इस बात को कह रहा है, तो मतलब उसके तो मायने है ना। नहीं, जो चलो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार से सवाल तो किया ही जाएगा कि 10 साल का कार्यकाल हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो उसके अंदर जो भी ताम झाम है, सुरक्षा के चाक चौबंद करनी है, वो तो सरकार का ही काम है। इसमें कोई सवाल उठाने वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार तो अपना काम कर रही है ना, सरकार तो अपना काम कर ही रही है बाल मुकुंद जी। लेकिन असली जो दिक्कत है वो ये है कि धारा 370 और 35A का जब से खात्मा हुआ है, वो ये आतंकवादी जो हैं, जो इस्लामिक जिहादी हैं, इस्लामिक आतंकवादी, इसको पचा नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से वहां डर और खौफ पैदा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। कभी वहां पर जो नॉन कश्मीरी हैं उनको निशाना बनाया जाता है, मजदूरों को निशाना बनाया जाता है, तो कभी इस तरीके से हमारे जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं उनको निशाना बनाया जाता है। दिक्कत दूसरी है, आप उसको समझिए ना। इसके जो केंद्र बिंदु में यही है कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है, इस तरह के हमले आक्रमण नहीं होने चाहिए। देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, देश में कहीं भी घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है और रोजगार जीवन यापन कर सकता है। तो उसको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तो सरकार की तरफ ही देखेगा ना वो। अगर एक स्थिर सरकार है, सरकार के जो मुखिया हैं वो ये बात कहते भी हैं कि हमने आतंकवाद के सरकार तो अपना काम कर रही है भाई। आप पत्थरबाजी वहां पर होती थी, जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी, अब उसमें 80% की कमी आ गई है। अब वहां पर पत्थरबाजी नहीं होती है। 2023 में तो एक भी घटना नहीं आई पत्थरबाजी की। तो सरकार तो अपना काम बखूबी कर ही रही है। लेकिन मेरा मानना यह है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई कम से कम भाई मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते आपका ये फर्ज तो बनता है ना कि अगर ऐसी कोई भी घटना घटती है तो उसमें आप सरकार का साथ दीजिए, ना कि आप उसकी आलोचना करिए। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन संजय कुलकर्णी जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को। और ये कोई पहला मामला तो है नहीं, लगातार हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद से और ज्यादा हमले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो इस्लामिक जिहादी हैं, जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, उनकी जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? अमित जी, धन्यवाद। पहले तो बहुत दुख हुआ और श्रद्धांजलि। मैं कहूंगा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, खासकर जिस प्रकार से द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसका पूरा जिम्मा उठाया है, और ये रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये बनाया गया है आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद, और ये लश्कर तैयबा हाफिज सईद का एक फ्रंट है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बाद जब उनके ऊपर जबरदस्त एक तरीके से प्रेशर आया था, तो उन्होंने रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी कि हम नहीं हैं, ये सिर्फ कश्मीरी हैं, ये अंदरूनी लोग हैं जो कि सरकार के बरखिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर हम देखें 2022 में भी तकरीबन 174 जो मिलिटेंट मारे गए, 100 से ज्यादा रेजिस्टेंस फ्रंट के थे, और उतने ही नहीं 100 जो रिक्रूट किए उसमें 74 लोग रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के थे। तो हम देखते हैं कि जब तक पाकिस्तान के ऊपर दबाव, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो इन आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो यकीन कर रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से एक आतंकवाद फैलाया जाए और हिंदुस्तान को कमजोर किया जाए।
अब पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर दबाव और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और रियासी जो एक अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें हम अगर देखेंगे तो तकरीबन 50% हिंदू है, 50% मुसलमान है। एरिया फॉरेस्टेड है, जंगल वाला है। वैष्णो माता जो है जहां पे तकरीबन 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु हर साल वहां पे दर्शन लेने के लिए जाते हैं। ये पूरा इलाका जो है टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। अभी जो रेलवे लाइन खुली है कटरा से लेकर बारामूला, आप देखते हैं कि जो ब्रिज बना हुआ है वो आईफल टावर से भी ऊंचा है, 35 मीटर ऊंचा है। तो इस तरह की जिस प्रकार से डेवलपमेंट की कार्रवाई कर रही है सरकार, जिस प्रकार से और नया डिस्ट्रिक्ट बना है 2007 के बाद ही रियासी डिस्ट्रिक्ट बना है उधमपुर से लेकर के, और जिस प्रकार से वहां पे लोग हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने देश के अंदर भी, पाकिस्तान तो कर रहा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान तो वो करता रहेगा, क्योंकि हम मेरे को इस बात का बुरा लगता है कि हमारे बीच में भी कई एक ऐसे लोग हैं जो इनके समर्थक हैं, चाहे वो स्लीपर सेल्स के तौर पर काम करते हैं, चाहे वो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। वो जो है इनके ऊपर सख्त निगरानी रखना बहुत जरूरी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस हुआ, ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, इन लोगों के ऊपर यहाँ सख्त जरूरत, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से हम लोगों ने भी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी काफी जवान और अफसर अपने हमारे इसी इलाके में गंवाए हैं। चाहे आतंकवादी मरते हो, पर हमारे जब जाते हैं तो हमको बहुत दुख होता है, क्योंकि आतंक का तो कोई चेहरा है नहीं। और पाकिस्तान जो है इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, जब वो देखता है कि अंदरूनी लोग भी, हिंदुस्तान के अंदर भी जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, और उसका फायदा ये दुश्मन देश उठाने की कोशिश करता है। और इस तरीके का जो फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी कि TRF, इसका कोई ये नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर का ही आता, जबकि ये पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स हुआ, इंटेलिजेंस हुआ, पैसा हुआ, हथियार हुआ, सब कुछ लश्कर तैयबा का ये फ्रंट है जो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया है, जिसको ISIS का पूरा इसको सपोर्ट है। इस प्रकार से पाकिस्तान की फौज जो है इसको पूरा फंडिंग करती है, इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान लगा, और आप देखिएगा टाइमिंग देखिएगा किस तरीके से हर एक जो अटैक है वो टाइमिंग्स के साथ आता है। ये भी उनको मालूम है कि अपने हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जो ओथ सेरेमनी जो है वो 7:15 बजे होगा, ये इंसिडेंट हो रहा है 6:30 बजे, जिससे कि किस तरीके से अपना तरफी भारत के अंदर किस तरीके से ऐसा माहौल पैदा किया जाए। ये हम अभी भी जिंदे हैं, हम अभी भी कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और उन्हें मालूम है जब ये बस निकलती है, बस के वहां से लेकर के, क्योंकि टूरिस्ट ऑपरेटर्स ये वो उनमें सब तरह के लोग होते हैं, इनके भी अपने लोग, उनको मालूम है कि इस 53 सीटर टूरिस्ट बस का ड्राइवर कौन है, इसका कंडक्टर कौन है, इसमें कौन श्रद्धालु बैठे हैं, कहां जा रहे हैं, सब मालूम है। और तब उनको जिस प्रकार से खबर मिलती है उसी खबर के द्वारा इस्तेमाल करके आप देखते हैं कि ड्राइवर है जो मारा जाता है, और गोली लगने से बस जो है वो खाई में जाकर के गिर जाती है, क्योंकि इलाका जो है वाकई बहुत कठिन और बहुत नैरो सड़कें हैं, पूरा फॉरेस्टेड इलाका है, तो उसका फायदा उठाते हैं। और बहुत जरूरी है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि क्योंकि ये हिंदू बेल्ट है, यहाँ पे 50% हिंदू, तो ऐसे हादसे नहीं हो सकते। अब वो चाहते हैं कि इस इलाके में जहाँ पे हम लोग सोचते थे शांति आ सकती है, आ रही है, हमने कॉम्प्लिसिट नहीं होना है, हमें सतर्क रहना है, हमें यकीन करना है ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा, आंख और कान के द्वारा इन लोगों का दिल जीतने के कारण, चाहे गुज्जर है, बकरवाल है, अपने पहाड़ी है, जो भी है, क्योंकि गुज्जर और बकरवाल उनको भी लगता है कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया है तो हमारा जो आरक्षण है वो चला जाए। तो हम लोगों ने बताना है कि उनका कोई आरक्षण नहीं जा रहा है, ये अलग आरक्षण है इनका। तो हमने भी यकीन करना है कि लोगों के बीच में एक जो प्यार और प्रेम देश के लिए होता है वो होना बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे गुज्जर है, बकरवाल है, पहाड़ी, बहुत अच्छे लोग हैं, पर इनके बीच में भी और बाहर के लोग हैं, हो कई लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग जो है अभी भी जो सोच है वो सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और जब तक हम इसके ऊपर डेफिनेटली कंट्रोल यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, हर एक के ऊपर आंख और कान और नजर रखना 24 घंटे 365 दिन, यकीन करना कि
टूरिस्ट सेंटर है। मैं जैसे कहा, वैष्णो माता के लिए 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु जाते हैं। उनको मालूम है कि यहाँ से जो है हम लोग भारत में बोल रहे हैं कि टूरिज्म बढ़ गया, ये इसको किस तरीके से रोका जाए, इसको किस तरीके से इनको नुकसान पहुंचा जाए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर किस तरीके से घटनाएं हो रही है। वहां पे हिंदुस्तान के लिए आवाज उठ रही है, वहां पे मोदी के नारे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत तरक्की हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, और उनके वहां कुछ नहीं हो रहा है। उनके वहां भूखमरी और परेशानी है। तो ये वो देखना नहीं चाहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का आतंक फैलाते हैं। हमें लगता है अब वक्त आ गया है सतर्क, और अगर कोई लॉन्च पैड्स है, उनको लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करना हमारी न्यायिक जिम्मेवारी बनती है। बातचीत नहीं करना है, काम करते रहना है और जमीन पर यकीन करना है कि पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी है उनका खात्मा करना हमारी जिम्मेवारी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा, लेकिन भरत भूषण, सवाल तो यही है ना कि भाई एक तरफ तो हम देख रहे हैं, एक तरफ मोदी जी शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ आतंकवादी हमला कर देते हैं। यानी कि सोची समझी साजिश के तहत, एक सोची समझी पूरी प्लानिंग के तहत घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया गया, ताकि देश के अंदर खौफ पैदा हो, नफरत पैदा हो, डर पैदा हो, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई जम्मू कश्मीर को लेकर जो कुछ दावे किए जा रहे हैं, जो कुछ वादे किए जा रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। भरत भूषण जी भाई साहब नमस्कार जी। देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। ये देश के अंदर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी भी श्रद्धालुओं की बसों पर, उनके वाहनों पर ही हमला पहली बार हो रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक आम बात हो चुकी थी, और 2014 से पहले तो हर साल कभी ना कहीं ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती थी जिसमें श्रद्धालुओं की और जवानों की हत्याएं आतंकवादियों द्वारा समय समय पर की जा रही थी। लेकिन 2014 के बाद में, और खासतौर पर जब से देश के अंदर जम्मू कश्मीर में 370 की जो धारा हटाई गई है, तब से आतंकवाद की बहुत घटनाओं पर बहुत पाबंदी की गई है। बहुत कुछ इस देश के अंदर सुधार हुआ है और पूरे देश के अंदर एक शांति का माहौल बना है। लेकिन ये बात ना तो पाकिस्तान को पचती है और ना ही चीन को पचती है। और उन सबका साथ देने के लिए ऐसे ही कुछ जो सपोले इस देश के अंदर, इस देश का खाते हैं, देश में रहते हैं, देश का ही सब कुछ करते हैं, और लेकिन जो भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं हमेशा पाकिस्तानी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा 2019 में 14 फरवरी को जब अपने जवानों की बस के ऊपर जो हमला किया गया था, और उस हमले के बाद में जब पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना, और जब सरकार ने भी एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया था, वही सर्जिकल स्ट्राइक करने का दोबारा समय आ गया है। और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का, और खासतौर पर जो पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर प्रायोजित की जा रही हैं, उन सबको पुनः दोबारा से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। और जिस प्रकार की भाषा यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के, खासतौर पर विपक्ष के जो नेता इस प्रकार से बोल रहे हैं, और वो जिस प्रकार से इस पर भी राजनीति काम करने का काम कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे समय में जब 13 श्रद्धालुओं की हत्या कर दी गई है, उन पर इतना कायरनामा जो ये हमला आतंकवादियों द्वारा किया गया है, ऐसे समय में देश के प्रत्येक नेता को इस हमले में देश के साथ होना चाहिए, श्रद्धालुओं के साथ होना चाहिए। और यदि आज समय रहते इसका जवाब नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में इन आतंकवादियों के, इस पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद के मंसूबे बढ़ेंगे। और क्योंकि वैष्णो देवी जाने वाली जो हमारी ये जो यात्राएं हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो कुछ समय के लिए चलती हैं, ये देश में 12 महीने और हर समय लोग बाग जाते रहते हैं। और अब समय जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा का, बाबा बूढ़ अमरनाथ यात्रा का, देश में ये यात्राएं तो चलती रहेंगी, लेकिन इस प्रकार से, जिस तरीके से इस शांति को भंग करने का, और जैसा इसका कनेक्शन इस प्रकार से जो मोदी जी शपथ ले रहे हैं तीसरी बार, और उसी दिन इस हमले को प्रायोजित किया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो विचलितताएं हैं वो भी सामने निकल करके आती हैं। तो बिल्कुल इसमें देश के प्रत्येक नेताओं को एकजुट होना चाहिए, और ऐसी आतंकवादी घटना की घोर निंदा करते हुए देश की सरकार से मांग करनी चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और देश पूरा सरकार के साथ में है। बिल्कुल। अभिजीत जी देखिए, ये जो भी घटना घट रही है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि देश के लिए और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या सबक सिखाया जाएगा इन इस्लामिक जहादियों को, इस्लामिक आतंकवादियों को, और क्या जो सबक सिखाया जाएगा वो मिसाल बनेगा, ताकि दोबारा से अगर ऐसी वो हिम्मत कर रहे हैं या हिमाकत कर रहे हैं, तो उनको कम से कम 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचना पड़े।
देखिए, जब भी ऐसा समय आता है तो सबक जरूर सिखाया जाता है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम कांग्रेस वाली नीति से काम नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर फौजी जवानों के हमारे शीश भी काट कर पाकिस्तान ले जाता था तो हमारी ही आर्मी के हाथ ये लोग पीछे बांट दिया करते थे। आज तो आर्मी को पूरी तरह से छूट है, वो जिस तरह का भी डिसीजन लेना चाहती है, यहाँ लेना चाहती है, पार जाके लेना चाहती है, दोनों के लिए उनको पूरी तरह से छूट दी जाती है। लेकिन इस समय सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि जिसके अंदर एजेंसीज को और आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा दायित्व निभाना पड़ रहा है, क्योंकि वो हर बार ही अपना मोडस ऑफ ऑपरेंडी चेंज कर देते हैं। जिस तरह से पहले कश्मीर टारगेट पे था, अब कश्मीर में उनको पता लग गया कि हर तरफ सख्ती हो गई है और वहां पर हालात भी सामान्य हो चुके हैं, तो उन्होंने अब ये जम्मू की धरती को चुना हुआ है। जिस तरह से पीर पंचाल से और खासकर जिस तरह से इन्होंने राजौरी वगैरह के एरिया से जो शुरू किया हुआ है, इसके अंदर एक नई चैलेंज है इनके लिए भी, क्योंकि इसी तरह के इलाके और वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है दायित्व हम सबका बनता है, दायित्व हम सबका बनता है कि कहीं ना कहीं हम हर एक चीज को थोड़ा एनालाइज कर देखें कि ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। अब एक देखिए, चाहे शब्द ही हैं, लेकिन शब्दों में देखिए हमारे में से कितने लोग होते हैं, हम इनको बोलते हैं मिलिटेंट। अब बताएं ये कौन सी जिहाद की लड़ाई ये कर रहे हैं? ये सबके सब टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू हैं, जहां मिलते हैं वहां ठोक दिए जाते हैं। लेकिन हमारी शब्दावली में ये लफ्ज डाला गया और हमें ही पता नहीं लगता जब हम इस शब्द को यूज कर देते हैं। ये क्योंकि पुरानी जो इतने सालों से जो कांस्टेंट हैमरिंग की जा रही है, और हर एक चीज का एक चाहे शब्दों का हेरफेर हो, चाहे टेररिस्ट लाए जाए, चाहे बंदूक का इस्तेमाल किया जाए, चाहे बाकी चैनल्स का इस्तेमाल किया जाए, हर एक चीज को पूरी एक सोची साची राजनीति के चलते ये सबके सब लोग ये काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर आज पूरे के पूरे मुल्क का जो दायित्व बनता है कि हम सबके सब लोग खड़े होकर, और खासकर अपोजिशन के लोग इसके लिए खड़े होकर जो है अपने देश को आगे लेकर, क्योंकि कल का ही दिन चुनने का मतलब क्या था कि मोदी जी पुनः तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और इससे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन किसको है? इन्हीं मुल्कों को है। अब आप चुनावों में भी देख लीजिए, चुनावों में भारतीय जनता पार्टी केवल इंडिया अलायंस के साथ नहीं लड़ रही थी, इन सभी के साथ। अगर इजराइल से एजेंसीज यूज हो रही हैं, वहां से अगर आप ओपन एआई यूज कर रहे हैं, वहां से चैट जीपीटी के वाले सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, और कई ऐसे षड्यंत्रकारी मुल्क जिनको पच नहीं रहा कि हिंदुस्तान किस तरह से 11वें नंबर से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहा है, किस तरह से भारत आज विकसित भारत बनने वाला। तो आज किन लोगों के साथ हमारा हिंदुस्तान का मुकाबला है? एक पूरे के पूरे जितने भी आगे पीछे के कंट्रीज है, सबके सब आज इस तरह से देख रहे हैं कि कहीं हिंदुस्तान आगे न निकल जाए, कहीं ये विकसित भारत ना बन जाए। तो आज हिंदुस्तान के लोगों को ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम जब इन चीजों के अंदर फंस जाते हैं, आकर एक दूसरे पे कटाक्ष करेंगे, या अपोजिशन वाले जिस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, तो उनको समझना पड़ेगा कि आपको भले हम अच्छे लगे ना लगे, लेकिन देश को अच्छे लग रहे हैं, और देश आगे जाना चाहता है, और देश तभी आगे जाएगा अगर देश आगे जाएगा तो आप लोग भी आगे जाएंगे। तो इस समय निम्न स्तर की राजनीति ना करें, इस समय ये ना बोले कि पाकिस्तान से डरो, इस समय ये ना बोले पाकिस्तान से बातचीत करो। इस समय आपको चाहिए कि पूरी इंटरनेशनल लेवल पर जिस दिन अपोजिशन के सभी लीडर्स इकट्ठे हो जाएंगे, उस दिन पाकिस्तान को सबक सिखाना और आसान हो जाएगा। पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है, हमें समझना पड़ेगा। आप समझिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस पे चलती है। वैसे तो एफएटीएफ के बाद तो इनका जो बेड़ा गर्क आपके सामने हो गया कि एक आटे की बोरी के पीछे इनके यहाँ पर आज कत्ल हो जाते हैं। ये हालत इनकी तो जो की गई, आपको समझ के किस तरह से की गई इनकी हालत। लेकिन पाकिस्तान जो है, ये आप आईएसआई का जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, ये क्या है? अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जहां से ड्रग्स वो बाहर नहीं बेच सकते, तो वो ड्रग्स कौन बेचती है? वो पाकिस्तान की आर्मी बेचती है, पाकिस्तान की आईएसआई बेचती है। कुछ पैसे तो खुद खा जाते हैं, बचे कुछ टेररिज्म के ऊपर वो हिंदुस्तान के खिलाफ लगाते हैं। तो ये सारे का सारा एक षड्यंत्र बुना जा रहा है इस मुल्क के ऊपर। इस समय मुल्क के सभी लोगों को, अपोजिशन को इकट्ठा होकर चलने की जरूरत है, क्योंकि आपका मुकाबला किस किस से, ये चीज को सोचिए। लेकिन चंद बातों के लिए और अपनी राजनीति करने के लिए जब इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ के नेता करते हैं, और हमारे यहाँ पर तो रीजनल पार्टी जिससे भी एक कदम आगे चले जाती है। पिछले दिनों अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ, तो एक यहाँ की पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता है, वो कहते हैं जी हाँ एनकाउंटर कराए जा रहे हैं। वो कराए जा रहे हैं जब बोलते हैं तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देना शुरू हो जाते हैं हर एक चीज के अंदर, जबकि सब जानते हैं कि सारे का सारा षड्यंत्र ही पाकिस्तान से बुना गया, सब कुछ वहां से आता है तो एक मुल्क हमारे सामने है, लेकिन उस मुल्क के साथ जो भी हमने डील करना है वो तो हम करेंगे। लेकिन क्या आज अपोजिशन का दायित्व नहीं बनता? क्या अपोजिशन को ये रोड नहीं दिलाना चाहिए? जिस तरह से हमारे समय पर था कि अपोजिशन मजबूर हो गई थी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशन भेजने के लिए, क्या आज आप इन पे भरोसा कर सकते हैं? क्या आप इन सब अपोजिशन वालों पे भरोसा कर सकते हैं? आप सोच सकते हैं राहुल गांधी जी जो आज ही बाहर के मुल्कों में जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में पैसा ना लगाएं, तो क्या आप इन पे अपोजिशन पे आप भरोसा कर सकते हैं? क्या इनको एक अच्छी अपोजिशन की तरह इस देश को आगे लेकर नहीं चलना चाहिए, या इस तरह की राजनीति करनी चाहिए कि हम वोटों के लिए लाशों के ऊपर भी खेल जाए, उसके ऊपर भी राजनीति कर जाए और बोले कि उनसे डरो,
उनसे माफी मांगो। इस तरह की बातें करेंगे आप? इनके नेताओं के बयान सुन लीजिए, जिस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण वो बयान करते हैं। और खुद सोचिए, मैं पूरे हिंदुस्तान में सुदर्शन न्यूज के थ्रू एक बात कहना चाहता हूं, हमें ये बात समझना पड़ेगी, जिस तरह से पिछले चुनावों में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज हुई, इनके एक फवाद हुसैन चौधरी हैं पाकिस्तान के, जो अपने ट्विटर के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को वहां का प्रधानमंत्री बनाओ। आप कभी सपने में भी आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का भला चाह सकता है? तो इसका क्या मतलब है? तो यह समझने की जरूरत है। और उनकी तरफ से एक चीज को कंडेम भी नहीं किया गया कि एक ऐसा मुल्क आज किस तरह की बातें कर रहा है। तो हम समझना चाहिए, और हिंदुस्तान के लोगों को समझने की जरूरत है कि आपको आज अगर अपने देश को आगे लेकर जाना है तो सिर्फ बाहर की ताकतें ही नहीं है, यहाँ पर अंदर भी कुछ ऐसी काली बेड़े हैं जिनसे आपको हमेशा सचेत रहना। बिल्कुल। लेकिन बालमुकुंद जी जवाब दीजिए, जो कहा जा रहा है बीजेपी प्रवक्ता की ओर से, अभिजीत जी की ओर से, जो अभिजीत जी कह रहे हैं कि भाई आपको हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा, ना कि आप ऊंची राजनीति के लिए कुछ भी बोलते रहें, वो ठीक नहीं है। इससे तो पाकिस्तान के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे। बालमुकुंद जी। जी हाँ, आपने सवाल सुना मेरा? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। अभिजीत जी ने जो बोला है वो सुना आपने? सवाल यह है कि भाई आप अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए ऐसे गंभीर मसले पर, जो कि बेहद चिंताजनक मसला है, उस पर ओछी राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये मैं समझता हूँ राजनीतिक विषय ही नहीं है। आप एक बात समझ के चलिए, जो घटना हुई है दुखदाई घटना है, लेकिन उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। अब वो सरकार जिम्मेवार है, उस बात को घुमाने फिराने के लिए कभी आप कांग्रेस का नाम लेते, कांग्रेस के बगैर आपकी डिबेट नहीं होती। आज सत्ता में जो लोग हैं, शासन में हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है लोगों की जान माल की रक्षा करना। ये फेलियर है सरकार का, बस इतनी की बात। अच्छा, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या? क्या जनता के प्रति विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? भाई अभी भी कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें दी हैं, देश की जनता ने अभी भी कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें दी हैं, तो उसकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते देश को ऊपर ले जाना है? किस तरीके से सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उसकी बुराई ना करके कम से कम कंधे से कंधा मिलाकर, और वो भी आतंकवाद जैसे मुद्दे के लिए, भाई आतंकवाद जैसे मुद्दे के लिए तो कम से कम आपको सरकार को सपोर्ट करना होगा, या आप सरकार को घेरने का काम करेंगे? कंट्रोल करने का काम, आतंकवाद पे कंट्रोल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। हाँ, तो सरकार तो कर रही है ना अपना काम। सत्ता में और तीसरी बार सत्ता में आई है, और वो जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको मदद पहुंचाने का काम सरकार का है। सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए मीडिया भी आगे आ गया। सरकार का काम है कि नहीं है? ये जो 10 साल से सत्ता में बैठे लोग, तो हम तो पूछ रहे हैं ना भाई। सबसे पहला सवाल तो मैंने अभिजीत जी से पूछा ना भाई, मीडिया, आप ये हमें मत बताइए कि मीडिया को क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने सबसे पहला सवाल तो अभिजीत जी से किया है, और मैंने उनसे पूछा भी है कि भाई ठीक है, आप कहते हैं कि आतंकवादी घटनाओं की में कमी हुई है, लेकिन अब ये मामले जो बढ़ रहे हैं तो इस पर तो अंकुश पाना होगा। सबसे पहला सवाल तो मैंने उन्हीं से किया। चलिए ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम बचा है। ठीक है, संजय कुलकर्णी जी, ये जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से कि ये सिर्फ खोखले वादे हैं, खोखले दावे हैं, जो ये कहा जा रहा है भाई कि जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, अब जम्मू कश्मीर पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं रहा है, धारा 370-35 का खात्मा होने के बाद यहाँ पर परिस्थितियाँ जो हैं वो बिल्कुल उलट हो गई हैं। तो ये जो दावा किया जा रहा है इसमें कोई दम नहीं है। आप क्या कहते हैं इन आरोपों पर? आप ये बताइए। देखिएगा, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान आतंक का गढ़ है। पाकिस्तान इस बात को समझ गया है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वो देख नहीं सकता। बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए बालमुकुंद जी, जब मैंने आपको मौका दिया आप बोल नहीं पाए, अब उनको बोलने दीजिए, सर को बोलने दीजिए। हाँ संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए आप। जब पाकिस्तान एक आतंक का मैं कहूँगा इतना बड़ा गढ़ है कि अब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। पाकिस्तान अब तरह तरह के सब जगह कटोरा लेके जा रहा है कि उनको बचाया जाए। अब पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है जिस प्रगति से आगे बढ़ता जा रहा है वो प्रगति देखी नहीं जा रही। और वही पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आवाज उठ रही है कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर तरक्की हो रही है, हम लोगों के बरखिलाफ कार्रवाई हो, और ये पाकिस्तान की जिम्मेवारी है। ये अगर वो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहता है तो आतंक ना फैलाए। आतंक फैलाने की तो बात अलग, वो यूनाइटेड नेशंस में बाहर जाकर के बार बार
क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में हमने 93,000 पीडब्ल्यूज को इस मकसद से छोड़ा। ये बायलैटरल इशू है और दोनों देशों के बीच में है, हमने सुलझाना है, बल्कि पाकिस्तान को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान के बरखिलाफ आवाज उठाई कि भाई टेरर फंडिंग में आप लगे हुए हैं। तो टेरर फंडिंग को लेते हुए और जिस मुझे लगता है कम से कम आतंकवाद जिसका कोई चेहरा नहीं है, आतंक है, उसका किसी भी धर्म के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। हम लोगों ने हिंदुस्तान में सबने मिल करके एक आवाज उठानी है कि आतंक के बरखिलाफ हम एक रहेंगे। सरकार सबको क्या आपको लगता है ये दो आतंकी हैं जिन्होंने इतने लोगों को मारा? उन्होंने बंदूक चलाई, पर जो मानसिक स्थिति है उनको सपोर्ट करने वाली जो बेस है वो कम से कम 20-25 लोग होंगे। कहाँ है? 120 किलोमीटर की दूरी के ऊपर तो पाकिस्तान है। तो वहां से जिस प्रकार से मोबाइल का कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये सब कर रहे हैं, तो यकीनन बहुत बहुत जरूरी है कि हम सब ने हिंदुस्तान के अंदर मिलकर के एक आवाज उठानी चाहिए कि ये जो पाकिस्तान है ये आतंक का गढ़ है और हम सब ने मिलकर के आतंक लड़ना है। ये कोई सरकार और सबकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम बचा है, मैं चाहता हूं आखिरी प्रतिक्रिया में सबकी ले लूं। भरत भूषण जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका 10 सेकंड में, जल्दी से। जी बिल्कुल, बस यही कहना चाहते हैं, ऐसी दुख की घड़ी में, ऐसे समय में हम सबको मिलकर के एक साथ सरकार से भी हमें ये मांग करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर बहुत गंभीर और एक ऐसा इलाज करना चाहिए कि भविष्य में आतंकवादी और जो पड़ोसी मुल्क जो चाहते हैं इस देश में शांति रहे, उनको कड़ाई से कड़ा बिल्कुल सही बात। अभिजीत जी उम्मीद करें क्या ऐसी? जल्दी से 10 सेकंड। जी बिल्कुल सही है कि पूरे देश के लोगों को सभी को इकट्ठा करना, और थोड़ा मैं जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तान के पूरे लोग जो है वो इस पे जरूर आत्मचिंतन करें कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब क्यों हुए थे। सन 87 से पहले तो अमन सुकून था यहाँ पर, इस तरह की कोई अपनी घटना कभी नहीं घटनी थी। ये जब अब सत्ता के लिए लोभित होकर और सत्ता के लिए आकर जो यहाँ पर किया गया सब कुछ, उस समय की इलेक्शन की भी रिगिंग की गई, उसका हिसाब किया गया, तो जब आप सत्ता को अपने देश से ऊपर समझेंगे तभी ये इस तरह की घटनाएं घटनेगी। और मुझे लगता है कि हम को मूल मंत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, सर्वप्रथम देश, उसके बाद पार्टी, और अपना आप लास्ट में, जब इसके ऊपर हम काम करेंगे तो देश में इस तरह के हालात जो है वो कभी नहीं बनेंगे। ठीक है बालमुकुंद जी, जल्दी से बालमुकुंद जी आखिरी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, जल्दी से फटाफट। देखिए मैं फिर ये कहना चाहूंगा, ये बात को दोहराना चाहूंगा कि वो जो जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, हमारी सांत्वना उनके साथ है और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार को अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए। किसने क्या कहा, ये विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण विषय है कि ये घटनाएं क्यों होती हैं। सरकार को पूरी तरीके, ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब जो नजरें हैं वो इस बात पर हैं कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अभी तो नई नवेली सरकार है। कल ही पीएम मोदी ने शपथ ली है और उधर शपथ होती है और इधर आतंकवादी हमला हो जाता है। यानी कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया गया है। लेकिन देश के अंदर एक मजबूत सरकार है, एक मजबूत प्रधानमंत्री है, तो इन पाकिस्तानियों को और इन पाकिस्तान के जो आका हैं, ये आतंकवादी जो हैं, ये जितने भी आतंक के आका हैं, उसका समर्थन करने वाले, इनको ये समझना चाहिए कि उनको सबक सिखाया जाएगा और सबक भी ऐसा होगा ताकि ऐसा कुकृत्य करने से पहले वो 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचे। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि देश की जनता इस पूरे मसले को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और इसीलिए अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि इस मामले को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद। नरेंद्र दामोदर दास मोदी